नमस्कार। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी के लिए सामान्य ज्ञान की ये पहली वीडियो है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य अधिवक्ता जो होता है उसके बारे में आप थोड़े से फैक्ट याद रखेंगे। राज्य महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 ये महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, तो महाधिवक्ता की जानकारी जो है हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 165 में, ये आप याद रखेंगे। इस जो महाधिवक्ता होता है इसे नियुक्ति कौन करता है? तो आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी राज्य में राज्यपाल जो होते हैं ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसको करेंगे, यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित क्राइटेरिया क्या है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज यानी कि न्यायाधीश जो हैं उनकी जो योग्यता रहेगी, हाई कोर्ट के जज की जो योग्यता है वही योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है किसी भी राज्य में महाधिवक्ता बन सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए यहाँ WHO से संबंधित कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं, आप याद रखेंगे। WHO है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो संविधान था ये संविधान 1946 में बनकर के तैयार हुआ था। आप याद रखेंगे ये कहाँ पर बना था? संविधान की बात कर रहे हैं ना कि संगठन की। तो ये जो है न्यूयॉर्क में बनकर के तैयार हुआ। इसके उपरांत WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो आप ये याद रखेंगे इसका गठन हुआ 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कई बार पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे जेनेवा जो है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसीलिए अब आप ये याद रखेंगे कि ये जो 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ और इसी दिन इसके संविधान को मान्यता दी गई। यानी कि ये दोनों ही दिवस के रूप में मुख्य है, इसीलिए इसकी स्मृति में 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ये जानने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा दशराग्य युद्ध। ये युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो आज सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ऋग्वेद इस युद्ध की जानकारी देता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो युद्ध है ये परशुड़ी यानी कि आज के समय की रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा जाता है। उस समय रावी को परशुड़ी बोलते थे। कई नदियों के जो है नाम हैं पुराने, तो आप ये याद रखेंगे रावी नदी यानी कि परशुड़ी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जो 2 पक्ष थे, एक पक्ष था जिसका नाम था भरत जन या फिर भरत नामक कबीला, और दूसरा इसके जो वर्सेस मतलब विरुद्ध में जो पक्ष था उसमें 10 जन थे यानी कि 10 कबीले थे। ठीक है, तो भरत जन और 10 जन जो है इन कबीलों के मध्य में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है भरत जन विजयी होते हैं। यानी कि भरत नामक जो कबीला था उसमें सुदास नामक व्यक्ति, जो राजा सुदास था यानी कि अपने जो कबीले का मुखिया था राजा सुदास, ये इसका नेतृत्व कर रहा होता है और यही कबीला जीतता है। यहीं से ये जो भरत नामक ये कबीला है, यहीं से जो है इसका नाम भारत अर्थात भारतवर्ष पड़ता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे इसका उल्लेख ही जो है ऋग्वेद में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा कब लागू किया गया था? तो जो भारतीय चुनाव व्यवस्था है उसमें नोटा का प्रयोग कब किया गया था पहली बार? आप याद रखेंगे वर्ष 2013 को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, सी यानी कि 2013, जब पहली बार
4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये किया का कैसे किया था, तो ये आप याद रखेंगे कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था जो है लागू करने की बात कही थी। जब ये केस आया कि मान लीजिए कि दो मतलब कैंडिडेट हैं जो भी चुनाव मैदान में हैं, और उन दोनों में से या 3 में से या किसी में से भी जितने भी सदस्य हैं कैंडिडेट या चुनाव में खड़े हुए हैं, उनमें से हमें कोई भी पसंद नहीं है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया इसके माध्यम से दे सकते हैं, यानी कि नोटा का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कौन सा केस था, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था। उसके बाद में ये जो है नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया गया, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी कि इन 5 जगहों पर जब चुनाव थे तो उसमें इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के संबंध में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। देखिए, आप याद रखेंगे ये दिन आपके लिए 2 दिवसों के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा जाता है। एक है जो अभी आप पढ़ के आए हैं कि सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये है 24 मार्च। 24 मार्च को एक और दिवस जो है मनाया जाता है, और विश्व टीबी दिवस, यानी कि उस दिवस को जानते हैं विश्व टीबी दिवस, जिसे क्षय रोग दिवस भी कहते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो है विश्व टीबी दिवस के रूप में भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। आप याद रखेंगे ये जो समान सिविल संहिता है ये अभी चर्चा का विषय है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। जो भी चीज़ें करंट में रहती हैं वहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो समान सिविल संहिता क्या है, आप याद रखेंगे कि भारत में ये जो है आर्टिकल, जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 44 यूसीसी यानी कि समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर तो ए है। लेकिन आप याद रखेंगे आर्टिकल के साथ साथ ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस भाग में है। तो भाग आप याद रखेंगे, इससे संबंधित भाग 4 है। ठीक है, 4 है। और ये भाग किससे संबंधित है, भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए थे, ये आप याद रखेंगे। इस नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है आर्टिकल 36 से 51 तक ये आर्टिकल हैं। इसी में से एक आर्टिकल 44 है जो समान सिविल संहिता की बात करता है। समान सिविल संहिता के अकॉर्डिंग पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करना है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। लेकिन आप याद रखेंगे इसमें जो है आजकल जो चर्चाएं चली हैं, मध्य प्रदेश में भी ये अभी पास हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि एसटी जो समुदाय है यानी कि उसको इससे तो दूरी रखी गई है, यानी कि उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी के ये जो प्रश्न हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था ये गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था, एवं इसमें एक और उद्देश्य रखा गया था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। और ये कौन से 10 वर्ष, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अगले 10 वर्ष, जब से 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी कि ये शुरू होती है 2002 में और चलती है 2007 तक। ठीक है, तो 2002 से 2012 तक, यानी कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना इसका दूसरा उद्देश्य था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2008 से लेकर के 7 से लेकर के 12 तक थी। 12 से 17 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद से ये पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान अब बंद कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस राशि को घटाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को जब साधन लागत पर निकाला जाता है तब होता यह है कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि जिसे शॉर्ट में NNP बोल सकते हैं, NNP, लेकिन ये मार्केट प्राइस पे होता है, यानी कि इसे मार्केट प्राइस लिखा जा सकता है। तो मार्केट प्राइस पर ये माइनस इसमें कर दिया जाएगा अप्रत्यक्ष कर। क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इन्हें इसमें से माइनस कर दिया जाएगा और अनुदान जो होते हैं इन्हें जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, उसमें सुरक्षा और पहचान को बढ़ाने के लिए एक कोई बड़ा संघ बना लेते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें 50 राज्यों ने आपस में आपसी सहमति से एक बड़ा यानी कि देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया। तो ये जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का उदाहरण है। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं स्विट्जरलैंड ने भी ऐसी ही व्यवस्था अपनाई है। लेकिन भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, यानी कि इसमें एक बड़ा देश अपनी प्रशासनिक सुविधा और विविधता को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों को राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विभाजित करता है। इसमें आमतौर पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में ये जो है क्या होता है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों समान शक्तियां रखते हैं। कुछ विशेष शक्तियों को छोड़ करके, यानी कि जैसे रक्षा है, सेना है इत्यादि को छोड़ करके बाकी के राज्य और केंद्र में समान शक्तियां होती हैं। तो ये अमेरिका में क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है और भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है, यानी कि राइट आंसर सी है। आप याद रखेंगे कर्नाटक में कुछ अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा और अंसी एवं कुद्रेमुख, ये कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके आप यहाँ नाम भी याद रख सकते हैं, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंसी, कुद्रेमुख और बांदीपुर। ये प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। तो देखिए, जो महान हिमालय है ये इसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं हिमाद्री से भी इसे जाना जाता है। ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट का बना हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। आप याद रखेंगे ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के धीमे क्रिस्टलीकरण से बनती है। अगला प्रश्न है, किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया था। देखिए, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और 269 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठा। यानी कि आप याद रखेंगे 269 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कहाँ पर? मगध, ये भी आप याद रख सकते हैं, मगध का ये राजा बना। और उसके 8 वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसली थी, वहाँ पर ये युद्ध करता है और अधिकार कर लेता है। इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। तो 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि अशोक ने युद्ध को करते हुए जो देखा उसके हृदय के परिवर्तन की बात कही गई, यानी कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसी में उसने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया, ठीक है। तो ये जो है कलिंग युद्ध से संबंधित घटना है जिसमें हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है। आप याद रखेंगे इसमें जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो जो भारतीय सिनेमा में
सर्वोच्च पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इसमें कैंडिडेट को 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए इनमें इनाम के रूप में दी जाती है। एक स्वर्ण कमल और एक साल भी प्रदान की जाती है। कई बार प्रश्न बनता है कि जो प्रथम ये अवार्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति था वह कौन था, तो आप याद रखेंगे वह एक महिला एक्ट्रेस थी जिनका नाम था देविका रानी रोरिक। ठीक है, देविका रानी रोरिक, इन्हें पहली बार 1969 में ही, कब, 1969 में ही ये अवार्ड दिया गया था। दूसरा जो प्राप्त किया था ये भी आप याद रखेंगे, दूसरा 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया था और तृतीय पृथ्वीराज कपूर को 1971 में मरणोपरांत ये दिया गया था। तो यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न हैं इसमें ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के हिसाब से ये सेट किए गए हैं, लेकिन यहाँ इनकी डिटेल्स में वर्णन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए हम एक अलग से एमपी जीके की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें आप डेली डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, तो आप उसको वहाँ पर कवर करिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 1982 में ये उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और इसी से प्रभावित होकर के रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है, होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात इंदौर में विधि का अध्ययन पूर्णतः प्रारंभ हुआ था। यह प्रश्न पटवारी एग्जाम में पिछली बार जो है पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा आप सभी जानते हैं, ये इंदौर में स्थित है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, यानी कि इसका प्रश्न जो है राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड का गठन 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था। आप सभी जानते हैं जादूगर आनंद विश्वविख्यात हैं, इनका जन्म जबलपुर में हुआ था, यानी कि राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति है या फिर किसको समर्पित है। तो या तो यह त्रिमूर्ति मानी जाती है या फिर भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। तो जो खरगोन में महाकालेश्वर मंदिर है ये परमार राजवंश की जो है वास्तुकला को दर्शाता है। अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो है इसमें जो रखे हैं एमपी के, ये पटवारी एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं को रखा है, इसलिए इनमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अंग्रेजों ने हरदा में नगरपालिका की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो ये की गई थी 1867 में, यानी कि राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव है। देखिए, या समझने की कोशिश करना कि वित्त जो पोषण की कमी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार का जो आरबीआई से नई मुद्रण के माध्यम से उधारी में लेती है और उसके बदले में विशेष प्रतिभूतियों को ये उपलब्ध कराती है। इससे होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा शक्ति का स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा स्फीति में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न है, ... भारत में हिंदू नेताओं के मध्य एक समझौता है जो अछूतों यानी कि निम्न जाति वाले हिंदू समूहों को नए अधिकार प्रदान करता है। ये भी प्रश्न पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है इसके बारे में आप याद रखेंगे कि एक होता है पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। ये जो पूना समझौता है या पूना पैक्ट, ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 1932 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यरवदा जो केंद्रीय जेल है ये यरवदा जेल में होता है और किसके मध्य होता है, आप याद रखेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके मध्य ये समझौता होता है।
जिसके माध्यम से सांप्रदायिक जो पंचायत था उसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के स्थान पर 148 स्थान सुरक्षित किए गए थे। ठीक है, तो ये 148 सीटें सुरक्षित की गई थी। ये इसी पैक्ट की बात है, यानी कि राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है बेरोजगारी दर क्या है। देखिए आप याद रखेंगे बेरोजगारी क्या होती है, पहले आप ये समझिएगा। जब कोई काम करने योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम न मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो फिर दर क्या है, तो दर होगी कि कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। तो यहां हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। आप हमें एमपी जीके के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें 5 या 6 वीडियो जो है कंटिन्यू डल चुकी हैं, जिसे आप देख सकते हैं। एमपी जीके के अलावा ये सामान्य ज्ञान का जो है आज से शुरू कर दिया है, तो अब इसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। साथ में ही साइंस, मैनेजमेंट और हिंदी, इनके भी प्रश्न जो है कुछ इसी प्रकार से आने वाले हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट अपना जरूर दिया करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है, जिसके लिए हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए तब तक इसे देखिए और उसके बाद में मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।